चीफ वार्डन शेरा। हिंदुस्तानी कैदियों की अच्छी तरह से देखभाल और उनकी हिफाजत करने वालों में मियांवाली जेल के चीफ वार्डन मोहम्मद शेर खान उर्फ शेरा का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह हिंदुस्तानी कैदियों को अपने बेटों की तरह रखते और उन पर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने देते। यह शेरा ही था जिसने हिंदुस्तानी कैदियों की बेड़ियां उतरवा कर उन्हें सारी बैरकों में घूमने की इजाज़त दे रखी थी। सभी हिंदुस्तानी कैदी उसे चाचा शेरा कहते थे और वह हिंदुस्तानी कैदियों को मेरे शेरों कहकर बुलाया करता था। जेल में जब भी कोई मुश्किल का काम आ पड़ता और शेरा समझता कि यह पाकिस्तानी कैदियों के बलबूते का नहीं है तो वह काम हिंदुस्तानी कैदियों से लिया करता। एक रात बड़े जोर की बारिश हुई और कैदियों की बैरक नंबर 4 की आधी छतें बैठ गई। रातों रात कैदियों को वहां से निकलवा कर दूसरी बैरक में बंद करना पड़ा। जेल में कैदियों की तादाद पहले से ही ज़्यादा थी। अगर सरकारी टेंडर भर कर बैरक बनवाई जाती तो उससे शायद कई महीने लग जाते। लिहाजा उसने हिंदुस्तानी कैदियों को बैरक बनाने को कहा। हमारे बीच जालंधर का रहने वाला अमरीक सिंह उर्फ किशोरी लाल था। वह राजमिस्त्री का बहुत अच्छा काम जानता था और इतनी फुर्ती से करता था कि देखने वाले हैरान रह जाया करते। उसने अपने साथ जम्मू के अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार को भी पूरी ट्रेनिंग दे रखी थी। पलक झपकते ही 70 हिंदुस्तानी बैरक बनाने के काम में जुट गए। यहाँ तक कि हम लोगों ने पागलों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया था और देखते ही देखते बैरक की 15 कोठरियाँ 3 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने तैयार कर दी। इस पर खुश होकर सुप्रिटेंडेंट ने सबको कपड़े के नए जोड़े, चद्दरें और डबल राशन दिया। हिंदुस्तानी कैदियों के लिए स्पेशल चाय बनकर आने लगी। शेरा हमसे कोई ना कोई काम हमसे इस किस्म का लिया करता कि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। मिसाल के तौर पर जेल का गुड़ का ट्रक आता तो वह हमें ट्रक से गुड़ उतारने के लिए भेज देता। जब हम गुड़ उतार कर हटते तो हर कैदी की झोली में 2-2 सेर गुड़ डाल देता। एक बार जेल की 4 दीवारी, जिसे कोट मीका कहते हैं, अंदर से खस्ता हो गई। सारे कोट मीके की लिपाई करनी थी। वह काम भी हिंदुस्तानी कैदियों को सौंपा गया, लेकिन कोट मोके का इंचार्ज फजलदाद था। उसने हमें पहले दिन की मशक्कत के तौर पर 12 आदमियों को 60 फीट लंबा 18 फीट ऊंचा कोट मोका लिपने को कहा। कड़कती धूप में हमें काम करना था। शेरा ने उनसे कहा कि इतना काम शाम तक ये नहीं कर सकेंगे। इस पर वह बोला, तुम इन हिंदुस्तानियों से रियायत क्यों करते हो? हमने तकरार बचने के लिए कहा, चाचा कोई बात नहीं, हो जाएगा। 2 आदमी गारा तैयार करने पर लग गए, 6 आदमी गारा उठाने पर, 2 आदमी मिट्टी के ड्रम सीढ़ियों पर चढ़ाने और 2 आदमी पानी लाने पर। अमरीक सिंह और राजेंद्र लिपाई करने लगे। सुबह 8 बजे काम शुरू हुआ और 12 बजे इस काम को हमने ख़त्म कर दिया और नहा धोकर अपनी बैरक में जा बैठे। फजलदाद 12 बजे जब बैरक में आया तो हमें नहाए धोए देखकर हैरान रह गया और बोला, क्या बात है, शेरा ने तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे दी है? इस पर अमरीक सिंह ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हम अपना ठेका नबेड़ कर यानी ख़त्म करके आए हैं। आप जाकर तसल्ली कर सकते हैं। उसे यकीन नहीं आया और खुद कोट मोका का चक्कर लगा कर आया। अगले दिन उसने हमें 60 फीट की बजाय 102 फीट की मशक्कत दे दी। शेरा ने बहुत कहा, वह नहीं माना। हमने फिर कह दिया, चाचा कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उस दिन हम बिजली बनकर काम करने लगे। 2 बजे से पहले ही फिर काम समाप्त करके परें रख दिया। दोपहर को हमें फिर नहाए धोए देखकर फजलदाद को ताव आ गया। अगले दिन उसने मशक्कत 150 फीट कर दी। इस पर हमें भी गुस्सा आ गया। अमरीक सिंह फजलदाद से बोला कि अगर आपको यही दुख है कि हम जल्दी काम निपटा कर बैरक में क्यों बैठ जाते हैं तो ठीक है, आज हम आपके सामने काम करेंगे और हम में से कोई खाली नहीं बैठेगा। और हमारा कोई ठेका नहीं है, जितना भी काम निपट सकेगा हम निपटाएंगे। 12 से 2 तक आम कैदियों की तरह आराम करेंगे, 2 से 5 तक फिर काम करेंगे और अपनी बैरक में चले जाएंगे। और फजलदाद बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोगों को शाम तक 150 फीट कोट मोका की लिपाई करनी है। और हम बोले ठीक है साहब, हम में इतना काम करने की हिम्मत नहीं है, आप जो भी चाहते हैं करा लीजिए। इस पर वह गुस्से में फुंकारता हुआ हमें पिटवाने के लिए गारद लेने चला गया। उधर चीफ वार्डन शेरा दारोगा नसीर को रिपोर्ट करने पहुंच गया। गारद आने से पहले ही चीफ वार्डन शेरा दारोगा नसीर को लेकर वहां आ गया। उसने जब सारी बात सुनी तो उसको फजलदाद पर बहुत गुस्सा आया। फजलदाद गारद लेकर आया ही था कि वह उस पर बरस पड़ा। किसके लिए गारद लेकर आए हो? इन हिंदुस्तानी कैदियों के लिए जो बेचारे जान तोड़कर मशक्कत करते हैं,
जब पाकिस्तानी कैदी मशक्कत करने के लिए इनकार करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं गारद लेकर जाते? क्यों जानबूझकर इन्हें अच्छे भले लोगों को कामचोर बनाते हो? ठीक है, जैसा ये कहते हैं, आज तुम कुर्सी बिछाकर यहीं बैठो, यह तुम्हारे सामने लिपाई करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा, 12 से 2 तक ये आराम करेंगे, किसी किस्म का ठेका लेने की इजाज़त जेल मैनुअल नहीं देता है। यह कहकर दरोगा चला गया और फजलदाद वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसकी कुर्सी कोट मौका के पास रख दी गई। मियाँ वाली के रेगिस्तान की कड़कती धूप, पास कहीं पेड़ की छाया भी नहीं। घंटे भर बाद फजलदाद की पैंट पसीने से गीली हो गई। लगा करवटें बदलने। कहाँ सारा दिन दफ्तर के पंखे के नीचे काम करता था और कहाँ धूप में हमारे साथ फांसी चढ़ा हुआ था। हम तो काम में मशगूल थे, धूप सहना हमारी आदत बन चुकी थी, लेकिन उस अधेड़ उम्र के अफसर के लिए धूप में यूं बैठे रहना जान पर बनाया था। उधर शेरा घंटे घंटे बाद देखता कि फजलदाद बैठा है या चला गया। फजलदाद से मजाक भी करता, हजूर गर्मी तो नहीं लग रही? और फजलदाद खींच कर कहता, अजा यार, क्यों सताए हुए को सता रहा है। 4 घंटे में उसने 10 बार पानी पिया होगा। बड़ी मुश्किल से 12 बजे तब कहीं जाकर उसकी जान छूटी। वह बड़ी तेजी से दफ्तर की तरफ भागा। कोट मौके की लिपाई सिर्फ 20 फीट हुई थी। जब हम 2 बजे दफ्तर को पहुंचे तो पता चला कि फजलदाद ने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। उसे सन स्ट्रोक हो गया था। हमने फिर 20 फीट लिपाई की और शाम को बैरक में वापस आ गए। शाम को पता चला कि फजलदाद की हालत बहुत पतली है और उल्टियां तथा दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगले दिन सुबह जब हम मशक्कत करने पहुंचे तो फजलदाद गायब था। चाचा शेरा ने हंसते हुए कहा, कंजरों, तुमने क्या बद्दुआ दे दी है कि हमारा डिप्टी मरने की हालत में पहुंच गया है। आज तुम अपनी मर्जी से जितना काम निपटे निपटाओ, और जब तुम्हारा दिल करे, तुमने मशक्कत का सही हक ले लिया है तो अपनी बैरक में वापस लौट जाओ। हमने उस दिन 12 बजे तक 90 फीट लिपाई की और छुट्टी करके आ गए। 4-5 दिन तक फजलदाद नहीं आया। छठे दिन सुबह जब हम मशक्कत करने पहुंचे तो वह वहाँ मौजूद था। अमरीक सिंह ने उससे पूछा, जनाब, आज भी आप बैठेंगे या ठेका देंगे? तो वह बोला, हरामियों, क्यों मेरे साथ मजाक करते हो? कुएं में जाएं कोट मौका, इसकी लिपाई और तुम। मैं साला मुश्किल से मरते मरते बचा हूं। तुम जानो शेरा जाने। तुम सालों के पास कोई इल्म है जो मुझ पर चला दिया और मेरी जान को बनाई? अब तो मैं तुम लोगों के नज़दीक भी नहीं फटकूंगा। और सचमुच उस दिन के बाद फजलदाद हमारे पास यह देखने नहीं आया कि हमें कितना काम दिया गया। हमारी कैद का अधिकतर हिस्सा शेरा के साथ गुजरा और इस दौरान शायद ही किसी हिंदुस्तानी को किसी अफसर या नंबरदार ने मशक्कत की वजह से मारा हो, न ही हमें किसी किस्म की तकलीफ दी। अब होती है हमारी मुलाकात भारतीय जहाज को हाईजैक करने वालों से। यह मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि 2 कश्मीरी मोहम्मद अशरफ और हाशिम कुरैशी भारत में एक हवाई जहाज अगवा करके लाहौर पाकिस्तान ले आए थे। इस पर पहले पहल पाकिस्तानियों ने बहुत जश्न मनाया। जगह जगह शहर शहर उनका स्वागत किया। लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़कियां उन्हें सिर आंखों पर बैठा दी और कईयों ने तो उसके पास रात गुजारने के लिए आपस में तकरार भी कर ली, क्योंकि वे फ़क्र महसूस करती थी कि मुजाहिदीन कौम के साथ अपनी रात बिता रही हैं। लाहौर, लायलपुर, मुल्तान, मिंज कुमरी, जगह जगह उन्होंने कश्मीर में हक़ खुद इरादियत और कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए तकरीरें की। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगाए और ख़ुद भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से उनसे मुलाकात की। भारत सरकार के विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने जहाज़ को बम से उड़ा दिया। इसकी तस्वीरें और ख़बरें अखबारात के पहले सफ़े पर मोटी मोटी सुर्खियों में छापी गई। उधर आज़ाद कश्मीर मुहिम का नेता और इनका उस्ताद मकबूल भट्ट भी, जो कि श्रीनगर जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, जेल से फरार होकर इनसे पाकिस्तान में आ मिला। इस पर भारत सरकार ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से हवाई और समुद्री रास्तों से काट कर रख दिया। किसी पाकिस्तानी हवाई जहाज को भारतीय इलाके से गुजरकर उस ओर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस पर बौखलाकर पाकिस्तानी हुकूमत ने जहाज को अगवा करवाकर पाकिस्तान भिजवाने का कसूर भारत सरकार के सिर पर थोप दिया। पाकिस्तान समेत अशरफ और हाशिम कुरैशी, सरदार मकबूल भट्ट और उनके साथ मिस्टर लॉन समेत सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शाही किले में तफ्तीश के लिए भेज दिया गया। यहाँ उनकी खूब पिटाई हुई। हाशिम कुरैशी का एक हाथ तोड़ दिया गया
और मकबूल भट्ट के पैरों पर इस कदर चोटें की गई कि चलने फिरने से लाचार हो गया। मोहम्मद अशरफ भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सिपाही था और अंदर खाने आज़ाद कश्मीर मुहिम की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करता था। हाशिम कुरैशी भी इस संस्था का एक सदस्य था। इन्होंने एक दिन मंसूबा बनाया कि जहाज को अगवा करके भारत सरकार पर दबाव डालेंगे और अपने साथियों को जेल से रिहा करवा लेंगे। उधर पाकिस्तानी सरकार का कहना कि जहाज को जानबूझकर अगवा करवाना और उन्हें लाहौर हवाई अड्डे पर जलवाना भारत सरकार की सॉस एंड कटलेट प्लान का एक हिस्सा था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश जाने का रास्ता रोकने का बहाना गढ़ लिया ताकि वह आराम से बांग्लादेश को हड़प कर सके। और इसी लाइन पर चलते हुए पाकिस्तानी सरकार ने हाशिम कुरैशी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया, उनकी तफ्तीश की और उन पर फौजी अदालत में पाकिस्तान की सलामियत के लिए खतरनाक कार्रवाइयों में मुतबला होने, भारत से साठगांठ करके हिंदुस्तानी हवाई जहाज गंगा को अगवा करके लाने का मुकदमा चला दिया। उन्हें 19 साल सख्त कैद बामुशक्कत का हुक्म हुआ। कहते हैं वे लोग भरी अदालत के बीच पाकिस्तानी सरकार को गालियां दिया करते थे कि ये हुकूमत अब अपना दामन बचाने के लिए हम पर मुकदमे चला रही है और हमें सजा देने जा रही है, जबकि जहाज को अगवा करने से पहले हमने पूरा प्लान पाकिस्तान भिजवा दिया था और पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें इसकी मंजूरी भी दे दी थी कि वह हमारी पूरी मदद करेगी, पाकिस्तान में हमें सियासी पनाह देगी। लेकिन जब इसने देखा कि प्लान के नतीजे इसके खिलाफ जाने लगे हैं तो हमें बलि का बकरा बना दिया गया। मियाँ वाली जेल में ये लोग कैद की सजा पाकर बंद हुए थे, कोई इनसे मिल नहीं सकता था। कुरैशी की बहन पाकिस्तान में ही रह रही थी। हुकूमत ने उसको और उसके बहनोई को भी मुकदमे में लपेटने की कोशिश की, मगर जैसे हाशिम का कहना था वे लोग फौजी अफसरों को पैसा चढ़ाकर बच गए। अफसर तो यहाँ तक कहता था कि फौजी दल्लों ने तो हाशिम की बहन की इज्जत लूटने से भी गुरेज नहीं किया। मजबूरन उस गरीब को कुछ फौजी अफसरों के बिस्तर गर्म करने पड़े, तब कहीं जाकर उसकी और उसके बहनोई की मुकदमे से जान बची, वरना वे हमारे साथ इन कोठरियों में बंद होते। एक बार बरसात हुई जिसकी वजह से इनकी कोठरियों की हालत खस्ता हो गई। जेल की मरम्मत का काम फिर से हम हिंदुस्तानी कैदियों के जिम्मे था। एक बार बरसात हुई और जिसकी वजह से इनकी कोठरियों की हालत खस्ता हो गई और जेल की मरम्मत का काम फिर से हम हिंदुस्तानियों के जिम्मे था। और जहाँ भी जेल की मरम्मत का काम पड़ता, लिहाजा हमें उस दिन इनसे खुलकर बातें करने का मौका मिल गया। इन्होंने बताया कि किस तरह भारत में पाकिस्तानी हुकूमत ने हर मोहल्ले में आज़ाद कश्मीर के सेल कायम कर रखे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत CIA अमेरिका की मदद से हर साल कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने, लोगों के जज्बात भड़काने और उनको भारतीय फौज के खिलाफ उकसाने के लिए लगभग 1 खरब रुपया खर्च करती है। इसमें पाकिस्तान से उनके लिए स्मगल होकर हथियार, गोला बारूद, जासूसी कैमरे, घड़ीनुमा ट्रांसमीटर और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की टेप की हुई कैसेट, जिसमें हिंदुस्तानी हुकूमत को कश्मीरियों का खून चूसने वाली जालिम कहकर बरगलाया गया होता, वे टेप रिकॉर्डरों के साथ ही पाकिस्तान भेज दी जाती। ये कैसेट्स कुछ उर्दू ज़बान में होती और कुछ पश्तो में। ये टेप रिकॉर्डर कश्मीरियों में मुफ्त बांटे जाते, लेकिन हमारे कश्मीरी भी बहुत चालाक हैं। वे कैसेट सुनते, थोड़ी देर मज़ा लेते और फिर पकड़े जाने के डर से कैसेट्स को निकालकर जला देते और अमेरिका या जापान के बने हुए टेप रिकॉर्ड कश्मीर की सैर करने आए लोगों के हाथों बेच देते। और यही हाल पाकिस्तान से आई पिस्तौलों और बंदूकों का होता, वे स्मगलरों के हाथों बेच दी जाती। चंद हम जैसे सिरफिरों के दिलों में ही इस्लामी जज्बा है, जो कश्मीर में इस्लामी हुकूमत लाने और उसे पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए सिर और जान की बाजी लगाते हैं। वरना कश्मीर तो दोनों हुकूमतों को बेवकूफ़ बनाकर दोनों तरफ से माल उड़ाते हैं। अब तो हमारा भी दिल पाकिस्तानी हुकूमत के सलूक की वजह से खट्टा हो गया है। यह कहते हैं कि हमने इनको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीरियों को बेवकूफ़ बना रही है, और तभी से बना रही है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। और हम यह बात खुदा को हाजिर नाजिर मान कर कह सकते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता, कोई उनके खिलाफ मजहबी रस्मों रिवाज में दखल अंदाजी नहीं करता। उल्टा कई बार हम मुसलमान ही कश्मीर में बसे हिंदुओं के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। कश्मीरियों के लिए हक़ खुद
इरादियत का नारा लगाने वाली पाकिस्तानी हुकूमत खुद अपने लोगों को नहीं यह हक देती? क्यों नहीं पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करती? इस्लामी जुनून में हम जब कश्मीर में थे तब आज़ाद कश्मीर से आकर हमें भड़काने वाले लोगों से हमने कभी यह सवाल नहीं पूछा था, लेकिन खुद हमें हमारे वतन ले जाएं तो इन सालों से ज़रूर पूछेंगे कि तुम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या क्या करते हो। अगर ऐसा है तो फिर किस लिए आज़ाद कश्मीर का नाम लेकर चैन से बसते कश्मीरियों को भड़काने आते हो? खुदा की कसम, हमने यहाँ वो नज़ारे देखे हैं कि अल्लाह पनाह दे। यह पाकिस्तान है, हमारी नज़रों में तो ये बलिस्तान है, बिल्कुल गंदी जगह। खुदा झूठ ना बुलवाए, जब हम जहाज़ को अगवा करके लाए थे तो लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़कियां हमारे साथ रात बिताने के लिए एक दूसरे के बाल नोच लिया करती थी। जब वह यह सब कह रहे थे तो मैं उनके मुंह देख रहा था। गोरे गोरे खूबसूरत जवान, तांबे जैसा रंग जिसमें अब कैद की वजह से पीलापन आ चुका था। फिर लाहौर यूनिवर्सिटी की खवातीन, अल्लाह पनाह दे, जो नशेवर गोलियां खाती हैं और फैशन की रफ्तार में मर्दों को भी पीछे छोड़ने लगी हैं। अगर वे इनकी बहादुरी पर कुर्बान होकर इनको हासिल करने के लिए आपस में झगड़ पड़ी हों तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं खुद कई बार लाहौर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा चुका था और वहाँ कुछ खवातीन तो ऐसी थी जो एक चरस की सिगरेट के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाती थी। इसलिए मुझे उनके बयान की सच्चाई पर पूरा यकीन था। जो कुछ ये कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, यहाँ से अगर तुम भारत लौट गए तो तुम्हारा अमल क्या होगा? वे बोले, पहले तो इस बात की उम्मीद ही नहीं कि ये बेगैरत हुकूमत के लिए हमें जिंदा वापस जाने देंगे, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। अगर हमारी किस्मत में अपने वतन का दाना पानी लिखा है तो हम ज़रूर लौट जाएंगे, और लौटने के बाद जितने भी लोग पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से गुमराह होकर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाएंगे। इस हुकूमत का असली चेहरा उन्हें दिखाएंगे। ये हुकूमत सिर्फ अपने चंद खुदगर्जियों के लिए कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहती है, और अगर खुदा ना खास्ता इनका ये सपना पूरा हो गया तो इस ज़मीन की जन्नत कश्मीर दोज़ख बनकर रह जाएगी। ना वहाँ जमहूरियत होगी और ना कश्मीरी हुकूमत। कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तानी गुलाम बनकर रह जाएंगे, और यह ज़मीन फरोश हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर कश्मीर को अमेरिका या चीन के हाथों बेच देगी ताकि वे अपने अपने फौजी अड्डे कायम कर सके। आज भी हम कश्मीरियों को जो ये हथियार सप्लाई किए जाते हैं वे सारे के सारे अमेरिकी होते हैं। अब चीन और अमेरिका दोनों के हाथों में एक ही काठ का उल्लू है, पाकिस्तान, जिसे वे जब भी चाहे असला देकर भारत से भिड़ा सकते हैं। दर्रा कराकोरम में चीन सड़कें बना ही रहा है, अमेरिका खारियां की छावनियां बनाकर दे रहा है। किस लिए? क्या पाकिस्तान की भलाई के लिए? नहीं, सिर्फ इन लोगों की तबाही के लिए और अपनी साम्राज्यशाही के लिए। उनसे बात करके तबीयत खुश हो गई। सचमुच उनका दिल बदल चुका था। कोठरियों में मरम्मत का काम 3 दिन तक चलता रहा और इस तरह उनसे बातें होती रही। हमें कश्मीर के सही हालत का पता चला। वैसे कभी कश्मीर की यात्रा नहीं की थी, इसलिए कई बार प्रचार सुनकर मेरे दिल में यह विचार आ जाया करता कि कश्मीर जो दिन रात बावेला मचाता है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। ज़रूर हमारी सरकार कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढाती होगी, तभी तो वहाँ अफरा तफरी मचाते हैं। और इसके बाद भारत वापसी के लिए लाहौर। शुक्रिया जी।